नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। विश्व में जिस तरह के हालात चल पड़े हैं, काफी लंबा युद्ध देखा। अगर आज की पीढ़ी की हम बात करें तो रूस यूक्रेन को वो याद करते हैं। पुराने इतिहास के बहुत ज्यादा जानकार जो नहीं होते हैं, उनको आज के युद्धों में ये युद्ध याद आता है। और अब दूसरा युद्ध उनके दिमाग में, उनके जहन में याद के तौर पर अब है ईरान और अमेरिका, जिसमें इज़राइल भी उनके साथ है। लेकिन इसमें एक बीच में शांति का दौर चला, शांति खत्म हुई। कारण क्या रहे वो अलग विषय है, लेकिन एक बार फिर युद्ध ने कुछ हालात बिगाड़ने शुरू कर दिए गए। लेकिन इस बीच कल और परसों के 2 दिन की घटनाओं में एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अप्रत्यक्ष रूप से भारत को भी चोटिल किया है। चाबहार बंदरगाह ये रणनीतिक रूप से ही नहीं, व्यापारिक रूप से भी भारत के लिए काफी अहम हो जाता है। उस पर हमला किया गया, उसको काफी नुकसान पहुंचा है। यह हमला सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का एक वाकया नहीं कहा जा सकता, भारत पर भी इसका एक असर है। और इसके जरिए चीन भी क्या इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा? भारत को क्या नए विकल्पों पर सोचना होगा? रणनीतिक तौर पर अपने आप को घिरने से बचाने के लिए क्या नई योजनाओं पर काम करना होगा? नए देशों के साथ रिश्ते बनाने होंगे? क्या नई रणनीति भारत की हो सकती है? और भारत के लिए ये एक कैसा, इसे हम ये कहें कि एक सबक भी हो सकता है कि अब हमें और थोड़ा-सा व्यापक स्तर पर सोचना होगा। कहीं भी निवेश करते हैं, तो व्यापार को तो हम सोचते ही हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर चाइना या फिर कोई दूसरा मुल्क जिससे हमें बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले वक़्त में, वो उसका फ़ायदा ना उठा ले। इस विषय को भी हमें गंभीरता से लेना होगा। इसको लेकर बात करेंगे हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार और साथ ही रक्षा मामलों के जानकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। उन सभी से सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञों के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर अजीत कुमार जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए, दोनों दिल्ली से हैं अभी, और आप विदेश मामलों के जानकार हैं। और साथ ही हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल एसपीएस कटेवा जी भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सबसे पहले मेरे ख्याल से अजीत जी आपके पास आना जरूरी है, क्योंकि चाबहार को लेकर जब भी बात की जाती है, इतना बड़ा निवेश हम लंबे समय से वहां पर करते हुए आ रहे हैं। और ये हमारी रणनीतिक सूझबूझ उस वक्त की रही कि हम यहाँ से सिर्फ व्यापार का एक रास्ता नहीं बनाते हैं, हम यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित करने के लिए एक ऐसा हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में हो। लेकिन अब वहां पर जो हमला हुआ है, जो तहस-नहस किया गया है, भारत को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। आप कितना खास मानते हैं इस घटना को, और आगे आपको क्या लगता है कि भारत को अपने रणनीतिक स्तर पर, अगर हम आर्थिक और विदेश संबंधों की बात करें, तो क्या नए कदम उठाने होंगे? देखिए, आपने ठीक ही कहा। ये चाबहार पोर्ट जो था, ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, सामरिक रूप से भी और व्यापारिक रूप से भी, नो डाउट। ये बाईपास करके पाकिस्तान को हमें अफगानिस्तान, रूस और सेंट्रल एशिया तक जाने का ये रास्ता प्रोवाइड कर रहा था। 2024 में 10 साल के लिए हमारा अनुबंध है और लगभग $25 करोड़ से ज्यादा अब तक खर्च हो चुका है इसमें। तो ये भारत का हित तो इसमें बहुत ज्यादा, भारत के हित का नुकसान हो रहा है। और जो चाइना और पाकिस्तान के बीच वन बेल्ट वाली योजना है, उसका एक भी कार्ड था हमारे पास। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अमेरिका की जो नीति है या रही है पीछे से, वो अपने हित के आगे फिर किसी का हित नहीं देखता है। वो चाहे उसके मित्र देश, घटक देश रहे हो, या आप जिनसे उनका दुश्मनी है, वो तो मतलब है ही। आपने पीछे भी देखा कि ट्रंप ने एकाएक पूरे के पूरे
जो नाटो देश थे उनको अगर हेल्प नहीं कर रहे थे, बोल नहीं रहे थे, तो उन पे भी उन्होंने एक तरह से अटैक बोल दिया था कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, और हमने लगातार नाटो के लिए काम किया है, आज नाटो मेरे पास साथ नहीं है। तो अपना वो आर्थिक हित, सामरिक हित देखते हैं, उसके बाद ही किसी का हित देखते हैं। नो डाउट एक कोई अकस्मात हमला नहीं है। जो हमला हुआ है चाबहार पोर्ट पे, ये एकाएक हमला नहीं हुआ है। ये लगातार आप देखिए कि 2 सप्ताह में तीसरी बार हमला हुआ है जिसमें वहां का टावर गिरा है। तो ये हमला एकाएक भी नहीं हुआ, गलती से भी नहीं हुआ, सोची समझी रणनीति के तहत। क्योंकि आप देखें कि जो पोर्ट है ये चाबहार का, ये काफी डेप्थ यहाँ पे सी का लेवल है, और बड़े जहाजों के लिए सबसे सेफ, और कह सकते हैं कि ईरान के लिए एक बाहर सप्लाई करने का एक मेन गेटवे था। लेकिन साथ ही साथ भारत का, हमारा जैसे पाकिस्तान से हमेशा हमारा संबंध ठीक रहा ही नहीं आज तक, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमने इसमें देखा था और संबंध बनाए थे। लेकिन ये हमला करके अमेरिका ने ये साबित पुनः कर दिया कि उसको भारत के संबंध या अन्य देशों के भी संबंध अगर उसके हित के बीच में आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, और वो इसको डैमेज कर दिया है। अब नुकसान जो होना था हो गया है। भारत को इसे जरूर अपने कूटनीतिक प्रयासों के लेना होगा। जी जी कटेवा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल से वो स्क्रीन देख नहीं पा रहे हैं तो शायद उनको पता नहीं है, वो जुड़ चुके हैं, अगर उन तक हमारा मैसेज आ रहा है तो। कटेवा जी आपका वीडियो और साउंड हम तक आ रहा है, आप जुड़ चुके हैं। खैर मैं हिमाशी जी आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या मानती हैं, इसको सिर्फ हम ये माने कि ईरान को एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, या फिर ये कहें कि सीधा असर इसका जो भारत पर पड़ रहा है वो भारत को भी सोचने की जरूरत है? क्योंकि ईरान के जरिए कहा जाता है ना कि किसी के कंधों का इस्तेमाल करते हुए किसी को मैसेज देना, किसी पर निशाना साधना, क्या सिर्फ ईरान को मैसेज है या भारत को भी अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका किसी तरह का कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? आपका माइक ऑन कीजिएगा मैडम। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, डेफिनेटली भारत को एक मैसेज दिया जा रहा है। एक चीज हम बहुत क्लियर तौर पे समझ लें, अमेरिका का ना कोई दोस्त है ना उसका कोई दुश्मन है सिवाय इजराइल के, और उसके अपने हित सर्वोपरि हैं। और वो इजराइल को भी नहीं छोड़ेगा अगर उसको लगा किसी दिन के वो उसके लिए घातक है तो। लेकिन फिलहाल वो उसके एक दोस्त की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर हम चीजों को समझ लें तो अमेरिका बहुत क्लियर है, रशिया, चाइना और भारत, ये 3 ऐसे देश हैं जिनसे अमेरिका को किसी भी तरह का खतरा हो सकता है, स्पेशली इकोनॉमिक। और ये जो ईरान को भी जो ये पूरे हमले चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं चाइना का जो ऑयल है उसको बंद किया जा रहा है, भारत का जो ऑयल है उसको बंद किया जा रहा है। और चाबहार पे देखिए 1 नहीं 3 हमले हुए हैं, 3 वेव्स में अगर हमले हुए हैं तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि जो भारत के इन्वेस्टमेंट हैं चाबहार पे वो बहुत खतरे में। भारत के लिए चाबहार पोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक जा सकते थे। लेकिन जो स्थिति इस समय है, देखिए पाकिस्तान किसी भी सूरत में भारत का कोई भी हित साधने नहीं देगा। यहां तक कि ईरान को जब गेहूं की जरूरत थी, अफगानिस्तान को हम जब एड पहुंचाना चाहते थे, उस समय भी पाकिस्तान ने क्लियरली मना कर दिया था, और उस समय तो ये दोस्त भी थे। तो अब भारत को ये देखना है कि अमेरिका के साथ में जो भी हम दोस्ती कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए किसी भी तरीके से फायदेमंद है, पहली बात। दूसरी बात ये, देखिए उसके चक्कर में हमने ईरान से भी जो रिश्ते हैं वो नाकाऊ से दोस्ती, नाकाऊ से बैर वाले कर रखे हैं, तो हमें भी बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है। और कुछ हमारे जो अभी नौसैनिकों की भी जो इसमें जो शहीद हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, जिनकी मौत हो गई है, तो वो भी इसलिए हुए हैं क्योंकि देखिए इस समय जो युद्ध का माहौल है उसमें हर कोई, चाहे ईरान हो चाहे अमेरिका हो, वो अपना हित साध रहा है। और भारत के लिए क्या देखिए महत्व है इसका, कि भारत के पास ये एकमात्र गहरे पानी का बंदरगाह था जिससे हम मिडिल ईस्ट में जा सकते थे। अब जब इस पे पूरी तरीके से अमेरिका ने नकेल कस दी है, तो भारत को ये देखना है कि क्या हमारे पास रूसी तेल का विकल्प है, क्या हमारे पास कहीं और से तेल आ सकता है, क्या हमारे जो लोग जो मिडिल ईस्ट में है वो सुरक्षित है। बहुत सारे मुद्दे हैं, और 140 करोड़ की जनता को लगातार तेल की आपूर्ति चाहिए। अगर चाबहार डैमेज हुआ है और तेल की आपूर्ति बाधित है, तो हमको इन्फ्लेशन को लेकर तैयार रहना चाहिए। देखिए ये बहुत क्लियर हो गया कि बाबर मंदिर पे अब हूती भी जो है कूद पड़े हैं, तो यहां से 20% और वहां से 7%, इतना अगर तेल विश्व का रुक जाता है तो भारत इससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा, क्योंकि हम लोग तो एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम कर ही रहे हैं। तो प्रभात जी, मुझे लगता है कि अमेरिका ने भारत को एक सीधा संदेश देने की कोशिश इन हमलों के माध्यम से की है। इसमें हम अमेरिका को कोई भी रियायत नहीं दे सकते हैं।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा, सीधा सा संदेश कई बार क्या होता है कि और वो लंबे समय से रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें और एक बार वापस उसने टैरिफ को लेकर बात की है। रूस से उसके जो भी वो है खटास है, रूस के साथ जो भी होगा, रूस से जो भी व्यापार करेगा वो उसका दुश्मन होगा। एक अलग ही वो स्ट्रैटेजी उसकी चल रही है। खैर हमारे साथ कटेवा जी भी जुड़े हुए हैं। कटेवा जी, आपको क्या लगता है चाबहार पोर्ट को लेकर जो हम बात कर रहे हैं, हिंद महासागर क्षेत्र जो है, यहाँ पर एक तरह से पॉलिटिकल ये पावर इम्बैलेंस हो गया है वहां पर इस पोर्ट पर हमला करने से, या फिर ये कहा जाए कि अब जो इस इलाके की हिंद महासागर क्षेत्र की जो सिक्योरिटी और जो सुरक्षा है उसको एक बड़ा खतरा हो गया है? देखिए प्रभात जी, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो अभी अमेरिका डेस्परेट हो गया है, ट्रम्प डेस्परेट हो गया है, और जितने ईरान के पोर्ट्स थे जहां पे उनका तेल एक्सपोर्ट हो रहा था, या जहां पे भी ट्रेड का आदान प्रदान हो रहा था, उन सब पे उन्होंने हमला किया है। बंदर अब्बास जो बहुत बड़े एक इनका वो पोर्ट है, उस पे हमला किया है। चाबहार जो हमारे हिंदुस्तान का, उसमें बहुत सारा पैसा लगा है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, हम काफी सारा इन्वेस्टमेंट है उसमें। उसका तो एक जो टावर है जिसके अंदर मैरीटाइम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, उस टावर को भी उन्होंने रिस्टोर कर दिया। इसका मतलब वो दूर दूर तक जितने भी कोई जहाज आ रही है उन पे कोई डायरेक्शन वगैरह वो नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से वो चाह रहे हैं कि उसको इकोनॉमिकली उसको बिल्कुल क्रिपल कर दें। और वो ईरान जो है वो उसने तेल को सबसे बड़ा हथियार बनाया, और हॉर्मुज स्ट्रेट जो शुरू में इसका कोई महत्व नहीं था, उसको उन्होंने इस तरह से एक इतना बड़ा हथियार बना दिया है कि वो कितने न्यूक्लियर बॉम्ब है उससे भी ज्यादा पावरफुल आज उनके हाथ में इसकी एक तरह का ये इनके पास आ गया है, क्योंकि 20% से ज्यादा का तेल यहाँ से जाता है। आज ईरान की तरफ से जो उनकी फ्राइडे को प्रेयर होती है तेहरान में, वहां पे जो उनके जावेद अकबरी करके जो वहाँ के चीफ है, उसको करने के लिए जो उस दिन की नमाज होती है उसके वो सबसे बड़े मौलवी होते हैं जो डायरेक्शन देते हैं और नमाज के बाद शायद संदेश भी देते हैं। उसमें उन्होंने सबसे बोला है कि जो सबसे ज्यादा जिन्होंने हमारे लोग हमारे जो हायरार्की को मारा है, हमारे सुप्रीम लीडर को अली खamenei को जिन्होंने मारा है, सबसे पहले हमें उसे उन लोगों को खत्म करना है। उसके बाद में हमने हमेशा की तरह जब बोलते हैं कि जो इजराइल को इस दुनिया से मिटा देना है और अमेरिकन बेसिस को यहाँ से हटाना है, इसी प्रायोरिटी में उन्होंने इस चीज को बोला है। तो ये बात जो पूरे की पूरे ईरान में शिया सेक्ट के अंदर, उसके अंदर पूरी उन्होंने फैलाने की कोशिश की है। और उससे थोड़ा सा एक चीज और भी है कि चाइना की इंटेलिजेंसी ने भी बताया है कि ट्रम्प की सिक्योरिटी को थोड़ा टाइट कीजिए, और उससे अमेरिका के जो हमले ज्यादा बढ़े हैं वो कि ईरान इस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि वो सोचे कि ट्रम्प को हम एलिमिनेट करें या इस तरह से करें कि उनको इतना जबरदस्त उन पे हमला करो। और अभी वो क्या कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन, पहले तो सिर्फ आर्मी के टारगेट्स थे, अभी कम्युनिकेशन सेंटर्स है, पोर्ट्स के ऊपर जितनी फैसिलिटीज है वो है, रेलवे ब्रिजेस हैं, और इस तरह के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक जो उनका सिविल जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसको भी उन्होंने कल उसके ऊपर भी उन्होंने हमला किया है, और आज 6ठा दिन था लगातार उस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि ईरान अभी झुका नहीं है, और ईरान के भी जो रिटेलिएटरी है, चाहे वो बहरीन में हो, ओमान में हो, या यूएई में हो, जॉर्डन में हो, इस जगह के ऊपर जो अमेरिकन बेसेस हैं उसके पास उनका भी ड्रोन्स और मिसाइल्स का हमला जारी है। तो लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, और चीन का भी अभी, चीन और पाकिस्तान की तरफ से आज फिर पीस के लिए उनको एक अपील की है। परंतु प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉपुलैरिटी उनकी अपनी गवर्नमेंट में, पहले तो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस की जो हायरार्की थी, लीडरशिप थी, उसमें आपको मालूम है कि शुरू की लड़ाई में उन्होंने कितने सारे, लड़ाई के बीच में किसी भी सेनापति को हटाना उस सेना के बारे में कोई अच्छी बात नहीं है। मतलब वो दिखाता है कि ये सेना के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो उन्होंने सीडीएस हटाया, आर्मी चीफ हटाए, और 2-3-4 और भी जो टॉप हायरार्की थी, टॉप रैंकिंग ऑफिसर थे डिफेंस फोर्सेस के, उनको हटाया। तो अभी उनके जो
मिनिस्टर्स हैं उनके वहां से भी वो बातें आ रही हैं कि ये चीजें ठीक नहीं है। पर एक बात जो कल का डेवलपमेंट है, जो उन्होंने बोला है कि रूस का जो तेल लेगा उस पे हम 100% टैरिफ लगाएंगे। इसके अंदर वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनका उसको जो ऑर्डर था उनका 50% टैरिफ का, उसको नल एंड वॉइड कर दिया था। तो अभी ट्रम्प उसको वहां से अपने जो पार्लियामेंट है, लोअर हाउस उनका, वहां से उसको पास करवाएंगे मेजोरिटी से। और पता चला है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज के दोनों साथ भी हो गए मेरे ख्याल से, दोनों साथ हो गए हैं। तो ये अगर हो गया और उसे 100% होगा तो सबसे ज्यादा फर्क हमारे इंडिया के ऊपर, चाइना और जापान, और इन 3 कंट्रीज के ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा। और आप देख ही रहे हैं कि ट्रम्प के एक स्टेटमेंट से ही पूरी दुनिया के बाजार ऊपर चले जाते हैं। कल जो बोला 20%, और वो जब उन्होंने बोला नहीं लगाएंगे तो बाजार, उनके बेटे और दामाद जो है उनसे पता भी चलता है कि उनकी कंपनियों के जो शेयर्स हैं एकदम से काफी ऊपर नीचे भी हो गए हैं। वो थोड़ा इसको भी लेकर काफी विवादास्पद रहा है मामला कि उनके एक चीज और जो बाजार को, एक चीज और जो आई है सुनने में, जो मतलब एक तरह का चाहे उसको आप ट्रम्प की उनके ऊपर मजाक बनाया है या क्या, ईरान से ही ये बात चली है कि ईरान ने बोला कि जो हम ट्रम्प को क्यों मारेंगे, उससे अच्छा हमारे लिए कोई राष्ट्रपति नहीं है। पिछले 40 साल से जो हम नहीं कर पाए अमेरिका के, वो ट्रम्प ने इसने 3 साल में ही उतना असर डाल दिया है अमेरिका को पीछे ले जाने के लिए। जी। तो ये बस एक कटाक्ष नहीं है, एक बहुत बड़ा तंज इसको कह सकते हैं कि वहां पर पॉलिटिकली किसी देश को बनाने के लिए उसका राष्ट्राध्यक्ष जिम्मेदार होता है, और उसको बिगाड़ने के लिए भी कोई राष्ट्राध्यक्ष अगर कोई बिगड़ जाए तो वो दुश्मनों की जरूरत नहीं होती, अगर खुद अपना राजा ही अगर उसको सत्यानाश करने के लिए तैयार हो जाए तो। खैर डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहेंगे। अजीत जी, क्या लगता है आपको, अब भारत, चूंकि देखिए भारत को अभी जो, जैसा मैडम ने भी बताया कि भारत अभी जिस तरह की डिप्लोमेसी अपना रहा है, जिस तरह की स्ट्रेटजी अपना रहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन अब इन हालात में आपको क्या लगता है अमेरिका और ईरान, ये 2 अभी ऐसे रिश्तेदार जो है, व्यापारिक रिश्तेदार कहें या फिर सामरिक रिश्तेदार कहें, अब हमें किस तरह की इनसे संबंध रखने होंगे, क्योंकि हम बुरा किसी का बन नहीं सकते। ईरान से हमको तेल चाहिए होता, अमेरिका से हमारे कई तरह के रिलेशंस हैं। अब क्या स्ट्रेटजी भारत को रखनी चाहिए इन दोनों से संबंधों को बदस्तूर बनाए रखने के लिए? अजीत जी सुन पा रहे हैं मुझे? उनका स्क्रीन फ्रीज हो गया। जी हाँ, फ्रीज हो गया उनका फ्रेम, शायद कोई तकनीकी खामी आ रही हो। खैर मैं हिमांशी जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी चाइना को लेकर जो बात चल रही है, चाइना बहुत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और भारत को, क्योंकि जो आपने बताया कि अमेरिका के लिए जो बड़े खतरे हैं उनमें चीन, जापान और भारत है, लेकिन भारत को चीन भी एक बड़ा खतरा मानता है और भारत को घेरने की कोशिश करता है। हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने आसपास के इलाकों में ये, अब जैसे एक अभी बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, पश्चिम बंगाल, ये जो बांग्लादेश है, वहां पर एक बड़ा सौदा चाइना को दे दिया गया, जबकि भारत उसमें अब तक बड़ा सपोर्ट करता रहा है बांग्लादेश के विकास के लिए। वहां पर चाहे हम डैम के विकास की बात करें या फिर दूसरी परियोजनाओं की बात करें, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट भारत की बजाय चला गया है चाइना के पक्ष में। तो एक तरह से हम इधर से भी घिरने की कोशिश में है। चाबहार के बाद हमें, क्या आपको लगता है कि इस इलाके में हमें एक दूसरा ऐसा छोर ढूंढना होगा, जो हित हम चाबहार पोर्ट से साध रहे थे वो हित हम उस नई जगह से साध सकें? ऐसा आपको कोई नया इलाका, नया क्षेत्र, नया पोर्ट या कोई नया देश नजर आता है? देखिए प्रभात जी, भारत ने बहुत पैसा बांग्लादेश में लगाया था। सन 71 की जो लड़ाई हुई थी उसके बाद में लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी भारत में आए थे वैध तरीके से, और अवैध तरीके से तो कितना है कहना मुश्किल है। और बहुत सारा पैसा भी दिया था उनकी परियोजनाओं में, वाटर स्पेशली जो रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने के लिए भारत ने बहुत पैसा दिया था। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में कोई ऐसी खामी रही है कि हमारे आसपास जितने भी छोटे छोटे से देश हैं वो बहुत हद तक हमारे बरखिलाफ हो गए। आप बांग्लादेश ले लीजिए, आप श्रीलंका ले लीजिए, आप नेपाल ले लीजिए, छोटे छोटे से देश हैं जिनको हमेशा भारत ने अपना मित्र समझा है, हितैषी समझा है, और इनके हितों में भारत हमेशा इन्वॉल्व रहा है। तो सबसे पहली जो चीज है, हमें ये देखना है कि हमसे गलती कहाँ हो रही है। क्या आईएसआई वहां पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, या चाइना वहां पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है, या अमेरिका की सीआईए वहां पे किस तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश है? सबसे पहले देखिए इन चीजों का विश्लेषण बहुत आवश्यक है, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चीजों को कर रही होगी। क्योंकि जब आप बांग्लादेश की बात करते तो बॉर्डर को लेके भी किस तरीके की छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा मसला बनाया जा रहा है।
कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिल रहे हैं, तो क्या हमारी नीतियों में कुछ ऐसी कमी रह गई है कि चाइना जैसा देश, जो सबको पता है कि वो प्योर बिजनेस करता है, वो उसका एक बहुत सिंपल है कि हाउ टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग अ वॉर। तो चाइना आपके साथ लड़ाई नहीं करेगा, लेकिन वो आपको हरा भी दे देगा। और इसीलिए भारत के चारों तरफ देखिए, वो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। अब जहां चाबहार का मसला आता है, जब भारत के निवेश पे असर पड़ रहा है, जहां अफगानिस्तान की जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो रही है, मध्य एशिया के व्यापार है जो प्रभावित हो रहे हैं, INSTC का जो पूरी गति है वो धीमी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है उसको बहुत ज्यादा रणनीतिक नाव मिलेगा। तो भारत के लिए तो मुश्किल हो गया। भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, चाइना के साथ में हमारी बिजनेस स्टॉक हमेशा चलती है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ इस तरीके से रिश्ते रखे जाएं कि हमको ये समझ में आ जाए कि जो हमारे बिजनेस हित हैं, क्योंकि हम दोनों ही बहुत बड़ी इकोनॉमी है और दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, तो ये जरूरत चाइना को भी समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज है, अमेरिका के साथ में आपको कूटनीतिक संवाद बना के रखने होंगे। अब अमेरिका चाहे जो भी हरकतें कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको अमेरिका की भी आवश्यकता है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से खेल रहा है, एग्रेसिव खेल रहा है, आप भले ही उतने एग्रेशन के साथ ना खेलें, लेकिन आपको असर्टिव तो होना पड़ेगा, क्योंकि जरूरत आपकी भी है। आपके बच्चों को वो सिर्फ 4 साल का भी वीजा दे रहे हैं एजुकेशन के लिए, और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक्स पे असर पड़ता है। देखिए, मैं कहूंगी कि खुददारी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इकोनॉमिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। दूसरा, INSTC की जगह और क्या हम विकल्प खोल सकते हैं, तो इसके लिए हमें अपने लॉजिस्टिक्स जो है, सप्लाई चेन है, उनको सुरक्षित करना पड़ेगा। देखिए, जापान के साथ में आपने ट्रीटी की है अभी, और भी आप काफी सारी कंट्रीज में अभी भारत के प्रधानमंत्री गए हैं, लेकिन उसका हमको लाभ कितना जल्दी मिलना शुरू होगा, उस पर त्वरित कार्रवाई करके हमें अतिशीघ्र अपने हितों को संरक्षित करना पड़ेगा। और इस समय देखिए, ईरान के साथ में भी आप जो बैर मोल है वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि थोड़े समय के बाद डेफिनेटली हॉर्मुज खुलेगा, चाहे वो टोल के साथ खुले चाहे ओपन हो जाए, लेकिन हमको वहां से आने वाले तेल की आवश्यकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को जो हुतीज हैं वो अब बाब अल मंदेब अगर इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया था, 15 साल पहले भी उन्होंने उनके साथ में उनकी रिफाइनरीज को तबाह किया था, और तब सऊदी अरेबिया घुटनों पे आ गया था। तो सऊदी अरेबिया की हालत बहुत खराब है, उनसे भी हम बहुत तेल लेते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। प्रभात जी, आपने सही कहा, लेकिन इसी सवाल के साथ में, क्योंकि भारत, ईरान और अमेरिका के साथ हमारे संबंध किस तरह के हम बैलेंस रख सकते हैं, बैलेंस दोनों के बीच में कैसे जरूरी है, इस सवाल के साथ मैं अजीत जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन साथ ही इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि इस संतुलन को बनाने में हमें वक्त लगेगा, या फिर आपको लगता है कि हमें कुछ बड़े ऐसे कदम उठाने होंगे, क्योंकि दोनों के बीच में संतुलन बनाकर रखना, दोनों से रिश्ते रखना, जैसा मैडम ने भी कहा, हम किसी से दुश्मनी भी मोल नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक से हमारे FTA हमने कई देशों के साथ किए, लेकिन उनका परिणाम कब तक आएगा, कब तक वो धरातल पर उतरेंगे, कब वो अमली जामा पहनेंगे, वो लंबा वक्त है। लेकिन जिनसे हमारे सीधे हित जुड़े हुए हैं, अमेरिका और ईरान, हमें किस तरह की बैलेंसिंग की जरूरत है अभी हमारे इनके साथ रिश्तों में? नहीं, कूटनीतिक रूप से तो हम लोगों को अभी अपने पॉलिसी जो हमारा चल रहा है दोनों देशों के साथ, जी अजीत जी, मेरे ख्याल से आपके यहाँ पर नेटवर्क का इशू है, तो इस वजह से आपकी आवाज हम तक जी पक्ष में नहीं हो सकते हैं कि हमारी सिर्फ सामरिक। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, आवाज थोड़ी कट रही है, आप शायद नेटवर्क का इशू है जी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपना जो भारत का कूटनीतिक संबंध है, वो भारत का ईरान के साथ भी और अमेरिका के साथ भी एक बैलेंस वे में ही हम आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा आर्थिक हित और सामरिक हित दोनों निर्भर करता है। लेकिन चूंकि अब इस युद्ध का जो सीधा प्रभाव है, चाबहार पोर्ट पर हमले के बाद सीधा भारत के दरवाजे पे करते हैं, भारत के सामरिक हित को प्रभावित करता है, लेकिन इसको सुलझाने के लिए हमें आगे कूटनीतिक रास्ते ही अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका में अब जो लीडरशिप है, मैं बार बार कहता हूं, वो शॉर्ट टेम्पर पर्सनालिटी अभी वहां के लीडर ट्रंप हैं जो लीड कर रहे हैं अमेरिका को, जिसका खामियाजा लगभग पूरा देश और यूरोप तक भुगत रहा है। इसके पहले बात आई थी कि क्या इजराइल के साथ भी उनके संबंध खराब हो सकते हैं, उसको भी, लेकिन उसके साथ वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
इजराइल का जो संबंध है अमेरिका के साथ वो सिर्फ सामरिक नहीं है, वहां के वो इथनिसिटी में घुसे हुए हैं। अमेरिका के जितने महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है, सारे महत्वपूर्ण जो सामरिक रिसर्च संस्थान है, उसमें मैक्सिमम इजराइल के लोग काम कर रहे हैं। तो इजराइल के साथ वो तो हमेशा खड़ा रहेगा ही, लेकिन भारत के साथ उसके उस तरह के हित नहीं है, और जहां अमेरिका का हित सामने आ रहा है वो भारत के हित को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमें कूटनीतिक रूप से अमेरिका के सामने अपने हितों को रखते हुए और इसमें एक तटस्थ भूमिका ही निभानी पड़ेगी। लेकिन चूंकि ईरान तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो तो अपनी लड़ाई लड़ेगा। हम चूंकि पहली बार युद्ध से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं चाबहार वाले मामले में, तो हमें अब इसको अमेरिका के सामने सीधे तौर पे उठाना होगा, लेकिन कूटनीतिक रूप से ही उठा सकते हैं। आपको भी पता है, सबको मेरे साथ सहमत होगा कि हम सैन्य रूप से या अन्य किसी रूप से हम इसमें उलझ नहीं सकते, वो हमारे लिए और नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल। अभी चूंकि समय कम है तो मैं कटेवा जी आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिस पर अभी खतरा सा आपको नजर आ रहा है, इसको और सेफ करने के लिए हमें डिफेंस लेवल पर जो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं उनको थोड़ा सा और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वहां पर जो हमको नुकसान हो रहा है वो नुकसान हमको करने से पहले, हमको चोट पहुंचाने से पहले हमारी जो डिफेंस पावर है उसको हम मजबूत करें, ताकि सामने वाले तक एक मैसेज आए। क्या आपको संभावना नजर आती है इस तरह की कोई, कटेवा जी? देखिए, जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं प्रभात, वो लंबे समय की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो। और ये जो आज की लड़ाई, जो ईरान और यूएस की लड़ाई है, ये अभी इमीडिएट हमारे को फाइनेंशियल इकोनॉमी की इम्पैक्ट डाल रही है। और सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है ऑयल का, और अगर हॉर्मोज अभी नहीं खुली तो अभी जो होती है, उन्होंने बोला है कि ईरान के कहने पे वो अभी रेड सी के ऊपर भी अगर उन्होंने वहां पे भी अगर जहाजों का आना जाना बंद कर दिया तो यूरोप में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वहां से रेड सी से सुएज कैनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी से फिर आगे ले जाकर के ऑयल सप्लाई करते हैं सऊदी अरेबिया से। तो वो अगर हो गया, वो फेज 2 में अगर वो हो गया, ईरान ने अभी उसके ऊपर हिंट दी है, और अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो अगर वो अगर एक्टिव हो गया तो फिर कम से कम 30 से 35% की जो ऑयल की रिक्वायरमेंट क्रूड की और 50% नेचुरल गैस की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी दुनिया के लिए एकदम रुकावट आ जाएगी। ये ईरान और अमेरिका चाहता है कि हॉर्मोज को कंट्रोल करना। एक देखो, सी को कंट्रोल करना और सी को डिनाइल करना अलग अलग चीज। अभी ईरान ने बोल दिया कि इस यहाँ कोई नहीं जाएगा, तो उसको तो सिर्फ जो कोई जहाज जा रहा है उस पर छोटा हमला करना है। जो ही उस पर वो हमला करेंगे ऑयल टैंकर्स के ऊपर, तो जितनी ये ऑयल टैंकर जो ट्रांसपोर्टेशन है सी का, उसका जो इंश्योरेंस है वो बहुत महंगा है। तो लड़ाई के समय वो पूरे के पूरे जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फोर्स मेजोर क्लॉज लगा लेते हैं कि इस लड़ाई में अगर कोई टैंक के ऊपर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हम नहीं करेंगे। और उसके कारण फिर सारे के सारे जो मूवमेंट है वो रुक जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका इतनी बड़ी ट्रेड की जहाज, इतना बड़ा टैंकर हो, उसको कोई डिस्ट्रॉय करे। तो उसको वो रोक के रखा है। तो ये इसीलिए उसके बदले में यूएस ने जो उनके जो पोर्ट्स हैं उनको बर्बाद कर रहा है और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर। कितना वहां नुकसान हो रहा है ईरान में अमेरिकन हमले से, जो क्योंकि ये जो हमले कर रहे हैं काफी अच्छी स्ट्रेंथ में हमले हो रहे हैं, काफी जगह के ऊपर ये हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे कोई इंटरनेशनल प्रेस नहीं है, कोई मतलब इस तरह का इंटरनेट बंद है। तो वो जो ईरान की जो स्टेट मीडिया है, जो उनकी ऑफिशियल चैनल है, सिर्फ उसी से मालूम चल रहा है कि वो क्या हो रहा है। तो वो उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं क्या बता रहे हैं। परंतु एक बात है कि वो बोल रहे हैं कि अमेरिका रुकेगा नहीं और ईरान झुकेगा नहीं। वो वाली बात है कि दोनों के अंदर बराबरी कुछ नहीं है। परंतु जब तक किसी भी लड़ाई में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे तो ये दूर दूर से मार काट की लड़ाई के ऊपर डिसाइसिव लड़ाई नहीं हो सकती। आप कितना ही उनको नुकसान पहुंचाइए, किसी निर्णायक मोड़ पे आना पड़ेगा, क्योंकि निर्णायक मोड़ पे आने के लिए उनको बूट्स ऑन, और वो बिल्कुल नहीं ले जाएंगे। उन्होंने देख लिया है कि ट्रूप्स उन्होंने वियतनाम में इंजेक्ट किए थे और अफगानिस्तान और इराक में इंजेक्ट किए थे, सब जगह पे उनको भागना पड़ा। तो बहुत जबरदस्त इसका विरोध है और अमेरिका नहीं चाहता कि बिना बात के तुम जाके अमेरिकन आर्मी को तुम वहां जाके लड़ाई करोगे। जहां तक हमारा जो डेवलपमेंट है, डिफेंस की सेल्फ सफिशिएंसी है, वो लॉन्ग टर्म प्लान है और उसका इस लड़ाई से कोई डायरेक्ट नहीं कनेक्शन। अभी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है जिसके कारण ये सारी चीजें हमारे को फर्क पड़े।
बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। इससे जुड़े हुए जो बाकी देश हैं, भारत की अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें, चाबहार जो पोर्ट का नुकसान हुआ है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अब हमें लॉन्ग टर्म रणनीति पर काम करना होगा। कूटनीति अपनी जगह काम करेगी, लेकिन हमारे सामरिक हित खराब ना हो, हमारे राजनीतिक रिश्ते खराब ना हो, और सबसे बड़ी बात, सबसे ऊपर भारत को जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत उसकी समय पर पूरी हो और सही दामों पर पूरी हो। हम किसी के दबाव में ना आएँ। इन सभी को सोचकर भारत को अब नई रणनीति पर नए तरीके से सोचने की ज़रूरत आन पड़ी है। आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।